गुड मॉर्निंग. आज आपण पुन्हा एकदा लॉजिस्टिक आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंट स्टार्ट करतोय. आपल्याला मागच्या आठवड्यात सुट्टी आल्यामुळे एकच लेक्चर मिळालं आणि आपण पहिला युनिट स्टार्ट केलेला आहे. त्यामधले 2 चॅप्टर आपले संपले होते. त्यामधला जो सेकंड चॅप्टर मधला लास्ट पॉइंट आहे चॅनल इंटिग्रेशन. थर्ड चॅप्टर आज आपण स्टार्ट करणार आहोत, पण त्यातलं चॅनल इंटिग्रेशन थोडंसं आपलं डिस्कशन कमी झालं होतं. चॅनल मॅनेजमेंट अँड चॅनल इंटिग्रेशन हा त्यातला शेवटचा पॉइंट होता. तर तत्पूर्वी मी जरासं तुम्हाला त्याबद्दल डिस्कस करेन किंवा त्याबद्दल माहिती सांगेन. कारण आपण सप्लाय चेन मॅनेजमेंट किंवा लॉजिस्टिक यामध्ये ज्या काही इंटरमिडिएरीज चॅनल्स यूज केले, त्याचं मॅनेजमेंट पाहिलं, तर त्या चॅनल्सला इंटिग्रेशन करणं म्हणजे एकत्रितपणे कशा पद्धतीने त्याचा विचार केला जातो याबद्दल थोडंसं मी डिस्कस करेन. कारण मागच्या लेक्चर मध्ये त्याचं डिस्कशन आपलं थोडं कमी झालं, एंड पॉइंट होता तो म्हणून. तर यामध्ये इंटिग्रेशन इज द ऍक्ट ऑफ परचेसिंग और बिल्डिंग युअर ओन सप्लायर्स और कस्टमर्स. म्हणजे काय, तर इथे चॅनल इंटिग्रेशन करणं म्हणजे काय, की ही एक ऍक्ट आहे किंवा ही एक ऍक्टिव्हिटी आहे ज्यामध्ये काय केलं जाईल की ऍक्ट ऑफ परचेसिंग म्हणजे सपोज तुमचे जे काही मटेरियल आहे ते परचेस कसं केलं जातं, परचेसिंगची प्रोसेस कशी आहे, मग त्यासाठी तुम्ही काय करायचं, यू हॅव टू बिल्ड युअर ओन सप्लायर्स और कस्टमर्स. म्हणजे मला चॅनलचं इंटिग्रेशन करायचं आहे, त्यासाठी मी परचेसिंग साठी लागणाऱ्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या काय करेल की सप्लायर्स आणि कस्टमर्स मी माझे स्वतःचे असतील, ओन कस्टमर ओन सप्लायर्स और कस्टमर्स. This technique can be costly and sophisticated compared to others, but can provide the most significant cost savings and quality control of all channel management options. Channel management मध्ये मी फक्त काय केलं की मॅनेज केला. You can manage everything properly, but in channel integration, here the technique is used that can be beneficial because they can be costly and sophisticated compared to others. चॅनल इंटिग्रेशन मध्ये सांगितलंय की तुम्हाला कॉस्ट सेव्हिंग करणं पॉसिबल आहे किंवा चॅनल मॅनेजमेंट मध्ये जे काही तुम्ही यूज केलेले आहे टूल्स टेक्निक्स त्यावर तुमचं काय असेल, कंट्रोलिंग असेल इंटिग्रेशन मुळे. कारण तुम्ही तुमचे इथे ओन सप्लायर्स किंवा कस्टमर्स तुमचे असणार आहेत. ओके, द बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी मॅनेजर्स हॅव बीन कन्सर्न विथ डेव्हलपिंग अँड पोझिशनिंग कस्टमर अँड सप्लाय रिलेशनशिप. म्हणजे इथे तुम्हाला एव्हरीथिंग, तुम्ही कुठल्याही ऍक्टिव्हिटी कशी असेल, मॅनेजर ज्या काही ऍक्टिव्हिटी करेल की जसं की फॉर एक्झाम्पल एखादे डेव्हलपमेंट करायची, डेव्हलपिंग अँड पोझिशनिंग कस्टमर म्हणजे तुमच्या कस्टमरच्या माइंड मध्ये तुमची इमेज काय करायची, डेव्हलप करायची आहे, पोझिशन क्रिएट करायची आहे. तर तुम्ही काय कराल की सप्लायर सोबत रिलेशनशिप मेंटेन कराल. चॅनल इंटिग्रेशनच्या थ्रू हे केलं जाईल. रिलेशनशिप मेंटेन केली की ऑटोमॅटिक कस्टमरच्या माइंड मध्ये ते सप्लायर्स काय करतील, तुमची इमेज क्रिएट करतील. रिलेशनशिप प्रॉपर मेंटेन नसेल तर सप्लायर्सच्या थ्रू जेव्हा तुम्ही सेल करता मार्केटमध्ये तेव्हा तुम्हाला भरपूर प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात. कधी कधी बॅड पब्लिसिटी सुद्धा होऊ शकते. इथे त्यांनी आणखी एक गोष्ट सांगितली की basic premise of relationship management is that cooperation between all participants in a channel system ultimately will result in synergism leading to the highest level of joint achievement. म्हणजे इथे कोऑपरेशन जे आहे चॅनल सिस्टीम मध्ये ते प्रॉपर मॅनेज केलं जाईल. म्हणजे इंटिग्रेशन करतोय, एकत्रीकरण करतोय, तर ऑब्विसली इथे आपल्याला काय करावं लागेल की कॉपरेशन पार्टिसिपंट्सचं एक्सपेक्टेड आहे, प्लस त्याचे रिझल्ट्स काय असतील की तुमची जॉईंट अचीवमेंट असेल. कॉपरेशनचं मिनिंग असे आहे की ऑल पार्टिसिपंट्स आर इन्व्हॉल्व इन दॅट सिस्टीम, दॅट्स वाय दे हॅव टू अचीव हायेस्ट जॉईंट अचीवमेंट. ओके ना, म्हणजे हा झाला तुमचा चॅनल इंटिग्रेशन हा पार्ट. दिस शिफ्ट इज प्रायोरिटी इन बिल्डिंग रिलेशनशिप इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट फॉर चॅनल इंटिग्रेशन. म्हणजे तुम्हाला चॅनल इंटिग्रेशन करायचं असेल तर त्याचा बेस फक्त एकच आहे की त्यामध्ये कॉपरेशन, रिलेशन मॅनेजमेंट हा पार्ट इथे मस्ट असेल. आता एकदा तुम्ही चॅनल मॅनेजमेंट, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट शिकलात, तुम्ही इंटरमिडिएटचा स्टडी केला, त्यानंतर तुम्ही
लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट शिकलात. लॉजिस्टिक मध्ये जेवढ्या ऍक्टिव्हिटीज केल्या जातात, वेअर हाऊसिंग असेल, ट्रान्सपोर्टेशन असेल, याबद्दल तुम्हाला बेसिक मी माहिती मागच्या लेक्चरला पण डिस्कस केलेली आहे. तर आता यानंतर पुढचा पार्ट येतो तुमचा की कस्टमर सर्व्हिस. जे मार्केटिंगचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना मी आजचा जो लेक्चर आहे आपला त्यामध्येच एक्सप्लेन केलं. आपण सर्व्हिस मार्केटिंग जे बघतोय, तर कस्टमरला सर्व्हिसेस कशा प्रोव्हाइड केल्या जातात, सर्व्हिसेस कशा इंटेन्जिबल असतात, मी आता जस्ट एक्सप्लेन केलेलं आहे. पण तरी सुद्धा आपण आपल्याकडे आता हा कॉमनचा सब्जेक्ट आहे आणि कस्टमर सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताना लॉजिस्टिक मध्ये कशा पद्धतीच्या प्रोव्हिजन्स आहेत किंवा कस्टमर सर्व्हिसचं इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट जो आहे तो पुन्हा एकदा मी अगेन एक्सप्लेन करणार आहे. त्यामध्ये इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलंय, हा आपला 3rd चॅप्टर आहे फर्स्ट युनिटचा. आपण 2 चॅप्टर संपवलेले आहेत, चॅनल इंटिग्रेशन पर्यंत आपण येऊन थांबलेलो आहोत. त्यानंतर आता जेव्हा आपण कस्टमर सर्व्हिसची इंट्रोडक्शन बघतोय त्यामध्ये आपल्याला लॉजिस्टिक मधला हा पार्ट आहे, समजतंय, लॉजिस्टिक अँड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. मग त्यामध्ये नो डिस्कशन ऑफ आउटबाउंड लॉजिस्टिक सिस्टीम विल बी कन्सिडर्ड कंप्लीट विदाउट द इन्क्लुजन ऑफ कस्टमर सर्व्हिस. त्यांनी सांगितलं की आउटबाउंड लॉजिस्टिक सिस्टीम जी आहे ती आपण कन्सिडरच करू शकत नाही विदाउट कशाच्या, की त्यामध्ये कस्टमर सर्व्हिस असल्याशिवाय. कस्टमरला आउटबाउंड लॉजिस्टिक काय करतं, एक्सटर्नल ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत आउटबाउंड लॉजिस्टिकच्या थ्रू त्या मॅनेज केल्या जाणार आहेत. सो हियर देयर इज अ नो discussion of outbound logistics system will be considered complete without inclusion of customer service. म्हणजे तो इतका नेसेसरी पार्ट आहे लॉजिस्टिकचा, आउटबाउंड लॉजिस्टिकचा, की विदाउट त्याशिवाय म्हणजे आता ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं, ट्रान्सपोर्टची सर्व्हिस आहे किंवा जसं मी तुम्हाला सांगितलं एखाद्या प्रोडक्टचं लोडिंग अनलोडिंग किंवा तुम्ही जे काही चॅनल्स वापरलेले आहेत, ज्या चॅनल्सच्या थ्रू ट्रान्सपोर्ट केलेलं आहे, ट्रेनची सर्व्हिस असेल, एअरपोर्टची सर्व्हिस असेल, मग हे सगळं मॅनेज कशामुळे केलं जातं, तर त्यामध्ये कस्टमरला तुम्ही कशा सर्व्हिसेस देणार आहात. तर आउटबाउंड लॉजिस्टिक इथे सगळ्या गोष्टी मॅनेज करतं. विदाउट सर्व्हिस तुम्ही इथे आउटबाउंड लॉजिस्टिक हे परफेक्टली मॅनेज करू शकत नाही. हॅव्हिंग द राईट प्रोडक्ट ऍट द राईट इन द राईट क्वांटिटी विदाउट डॅमेज ऑर लॉस. कुठल्याही कस्टमरला सर्व्हिस करताना तुम्ही जे प्रोडक्ट्स तुम्ही ज्या पद्धतीने सप्लाय केला जातो त्यामध्ये कस्टमरला प्रॉपर सर्व्हिस म्हणजे राईट प्रोडक्ट गोज टू द राईट कस्टमर ऍट राईट क्वांटिटी अँड राईट प्लेस, अशा पद्धतीचं जे काही इक्वेशन आपलं आहे मार्केटिंगचं, तसंच सेम लॉजिस्टिक अँड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट मध्ये सुद्धा असणार आहे. जसं की तुम्हाला जर तो प्रोडक्ट प्रॉपर कंडिशन मध्ये कस्टमरला प्रोव्हाइड करायचं असेल तर तुम्हाला इथे काय करावं लागेल की कस्टमर सर्व्हिसचा विचार 100% करणं गरजेचं आहे. लॉजिस्टिक सिस्टीम सुद्धा यासाठी अवेअर आहे किंवा त्याला सुद्धा त्याचं इम्पॉर्टन्स माहिती आहे कस्टमर सर्व्हिसचं. कस्टमर सर्व्हिस इज ऑफन द की लिंक बिटवीन लॉजिस्टिक अँड मार्केटिंग. जे मार्केटिंग असेल किंवा लॉजिस्टिक असेल तर विदाउट कस्टमर सर्व्हिस तुम्ही ही लिंक असल्याशिवाय, कस्टमर सर्व्हिसची लिंक असल्याशिवाय तुम्ही कस्टमरला सॅटिस्फाय करू शकत नाही किंवा प्रॉपर मॅनेजमेंट करू शकत नाही. If the logistic system, particularly outbound logistic, is not functioning properly and the customer does not receive a delivery as promised, the company could lose future sales. जसं फोरकास्टिंग हा पार्ट आपण यानंतरही बघणार आहोत. फोरकास्टिंग मी तुम्हाला सांगितलं की इन फ्युचर साठी ज्या काही प्रोव्हिजन्स तुमच्या लॉजिस्टिक मध्ये केल्या जातात, जैसे की हम लोग देखते ना कि फ्यूचर में पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए हम लोग सोचते हैं कि कस्टमर किस तरह से एक्सपेक्टेशंस रखेगा. अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में तो ये मेरा जो प्रोडक्ट है मार्केट में 100% सेल हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए जो भी मैं फोरकास्टिंग करूंगी, फोरकास्टिंग के दौरान मुझे क्या करना पड़ेगा कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक को कुछ फंक्शंस क्लियर करने पड़ेंगे. तो किस तरह की सर्विसेज मैं दे सकती हूँ. अभी तो मार्केट में जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ उसके लिए कस्टमर सेटिस्फाइड है, लेकिन मुझे क्या करना है कि वो कस्टमर कंटिन्यूअस रखना है, वो डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहिए. ऐसा अगर मुझे लगता है तो उनके लिए कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे जो कि विदाउट कस्टमर सर्विस आप नहीं कर सकते. मतलब कस्टमर सर्विस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन आउटबाउंड लॉजिस्टिक. और
future sales also. Even though manufacturing can produce a good product at the right cost and marketing can sell it, if logistic does not deliver it when and where promised, the customer will be dissatisfied. इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर भी उनका रोल कंप्लीट कर रहा है परफेक्टली, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रॉपर कर रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, राइट कॉस्ट में भी है, मार्केटिंग की जो भी पर्सन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी जो भी है वो प्रॉपर सेल कर रहा है, सेल्स मन भी उनका रोल प्रॉपर कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच में आता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट कर देता है, वेयर हाउसिंग करता है, ये सब फंक्शंस लॉजिस्टिक के। वेयर हाउसिंग में अगर आपने प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया उस प्रोडक्ट को, यानी कि जैसे हमने इक्विपमेंट्स का स्टडी किया लास्ट लेक्चर में कि इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं मूव करने के लिए, प्रोडक्ट को लोडिंग अपलोडिंग करते वक्त भी हम लोग क्या करते, मूवमेंट करते उस ऑब्जेक्ट की एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। तो इस तरह जब हम लॉजिस्टिकल फंक्शंस कंप्लीट करते, अगर लॉजिस्टिक्स के थ्रू कस्टमर के लिए सर्विस प्रॉपर डिलीवर नहीं की जा रही है, मतलब कभी कभी डैमेज भी हो रहा है प्रोडक्ट प्रॉपर हैंडलिंग ना करने की वजह से, या सर्विसेज के दौरान वो लोग क्या कर रहे हैं कि डिले कर रहे हैं, सर्विस डिले हो रही है, तो भी यहाँ पे आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो सकता है। मतलब कि अदर फंक्शंस कितने भी प्रॉपर क्यों ना हो, फिर भी लॉजिस्टिक को क्या करना है कि कस्टमर सर्विस के बारे में सोचना है, एज पर प्रॉमिस, वेयर प्रॉमिस, एंड कस्टमर को जब भी डिलीवरी चाहिए उस टाइम को आपको क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये सब कस्टमर सर्विस के अंदर आता है। Put another way, there is no value in the product or service until it is the hands of the customer or consumer. म्हणजे जोपर्यंत, जैसे कि हम सोचते हैं ना कि मेरा प्रोडक्ट तो बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है या सर्विस बहुत क्वालिटी है या उसका परफॉर्मेंस बेटर है, तो जब तक कि कस्टमर के हाथ में वो सर्विस या प्रोडक्ट नहीं जाते सही पोजीशन में, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि इसकी क्वालिटी कैसी या प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ भी उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। कस्टमर को अगर राइट कंडीशन में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन हो रहा है, उससे डैमेज नहीं हुआ है या सर्विस भी इन टाइम मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोडक्ट की या सर्विस की कस्टमर के माइंड में क्रिएट हो सकती है या इन फ्यूचर उस प्रोडक्ट का सेल हो सकता है। ओके ना? So see next thing, objectives of customer service. अभी मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉजिस्टिक कैन बी समराइज, कॉस्ट रिडक्शन करनी, कैपिटल रिडक्शन करना है, सर्विस को इम्प्रूव करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। सर्विस को प्रोवाइड करते वक्त लॉजिस्टिक कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रखता है? कॉस्ट रिडक्शन करनी, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुअर क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे सर्विस इम्प्रूवमेंट भी करनी है, मतलब कि प्रॉपर यूटिलाइज करने हैं रिसोर्सेज जो भी मेरे पास है। अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मेरे एम्प्लॉय भी है, इक्विपमेंट्स भी है, टेक्नॉलॉजी भी है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, पण जर प्रॉपर मॅनेजमेंट नसेल तर काय होणार आहे की कॉस्ट रिडक्शन करणं पॉसिबल होणार नाही, कॅपिटल रिडक्शन करणं पॉसिबल होणार नाही, सर्व्हिस इम्प्रूव्हमेंट करणं पॉसिबल होणार नाही आणि फायनली तुमचं कस्टमर सॅटिस्फाईड होणार नाही। म्हणजेच तुम्हाला इथे काय करणं गरजेचं आहे की ऑब्जेक्टिव्हज मध्येच त्यांनी सांगितलं की एव्हरीथिंग कॅन बी मॅनेज प्रॉपरली. After that, you have to be successful in cost reduction, capital reduction, and service improvement and customer satisfaction. Is that clear? Okay. Next thing, the specific objective of an ideal logistics system is to ensure the flow of supply to the buyer, which includes. Now let's see the specific objective of ideal logistics system. Ideal means जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई पर्सन आपके लिए आइडियल है, इसका मतलब कि उसमें कौन से ऐसे फीचर्स है कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी फ्लो किया जाएगा कस्टमर के लिए, जो भी सप्लाई किया जाएगा, बायर के लिए जो भी सप्लाई किया जाएगा, तो उसमें मेरे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, मैं किस तरह से सप्लाई करूंगी, उस सप्लाई के दौरान
कौन सी क्वालिटी मेरे परफॉर्मेंस में होनी चाहिए या मेरे प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे कि किसी ने किसी और प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर किए और मैं कुछ और क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मिसपरसेप्शंस बनते हैं। तो ये मुझे अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेरा क्या कहता है आइडियल लॉजिस्टिक सिस्टम में, कि राइट प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, राइट क्वांटिटी में सप्लाई करना है, राइट प्लेस में होना चाहिए, राइट टाइम में होना चाहिए, राइट कॉस्ट में या प्राइस में होना चाहिए। राइट कंडीशन आल्सो नेसेसरी फॉर दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके ना? So this implies that firm will aim at having a logistic system which maximizes the customer service and minimizes the distribution cost. म्हणजे इथे तुम्हाला जी डिस्ट्रीब्युशनची कॉस्ट आहे, मॅक्झिमम कस्टमरला ती सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची आणि डिस्ट्रीब्युशनची कॉस्ट जी आहे ती मिनिमाइज करायची आहे, म्हणजे कमी करायची आहे। हे तुमचं काय असलं पाहिजे, ऑब्जेक्ट असलं पाहिजे, अदरवाइज कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन पॉसिबल होणार नाही। मग त्यानंतरचा पार्ट त्यांनी सांगितला, इम्पॉर्टन्स नाहीये तुम्हाला यामध्ये, कस्टमर सर्व्हिस एलिमेंट्स आपण पुढचा पार्ट बघणार आहोत। डायमेन्शन सुद्धा नाहीत, ऍज पर सिलेबस आपण जे पॉइंट्स आहेत ते घेणार आहोत, कारण की आपल्याला अगोदर सिलेबस खूप फास्ट असल्या कारणाने आपण अगोदर सिलेबस वर फोकस करतोय। कस्टमर सर्व्हिस एलिमेंट्स हा पार्ट तुम्हाला आहे। आता त्यामध्ये मग सर्व्हिस साठी तुम्हाला कुठल्या एलिमेंट्स यूज केले पाहिजे की ज्यामुळे मी कॉस्ट रिडक्शन करेल किंवा माझे ऑब्जेक्टिव्ह मी सक्सेसफुली अचीव्ह करेल, किंवा ज्याला आपण म्हणतो की जसं मार्टिन क्रिस्टोफर आहे, त्याने काही गोष्टी सर्व्हिस एलिमेंट्स मध्ये एक्सप्लेन केलेल्या आहेत। आता त्यामधला पहिला सगळ्यात एलिमेंट कुठला आहे तर बघूया, की मेजरमेंट्स घ्यायचे परफॉर्मन्सचे, त्यासाठी काही इंडिकेटर्स दिलेले आहेत। इंडिकेटर्स म्हणजे काय, की ज्यावरून तुम्ही तो परफॉर्मन्स मेजर करू शकता। ऍज अ स्टुडंट मला तुमचं परफॉर्मन्स मेजर करायचं असेल तर काय इंडिकेटर्स असतील, त्यासाठी काही एक्झाम्स असतील, तुमची टेस्ट एक्झाम असेल, सेमिस्टर एक्झाम असेल, क्लास टेस्ट असू शकते, अदरवाइज क्लासमध्ये तुमचा परफॉर्मन्स कसा आहे, तुमचा अटेंडन्स कसा आहे, त्यानुसार मी काय करेल, ह्या इंडिकेटर्स वरून मी काय करेल की परफॉर्मन्स मेजर करेल। सेम ॲज इट इज इथे आपल्याला सर्व्हिस साठी काय करायचं आहे, काही एलिमेंट्स दिलेले आहेत आणि त्यांचा परफॉर्मन्स आपल्याला चेक करायचा असेल तर तुम्हाला काय करणं गरजेचं आहे की इंडिकेटर पॉइंट्स माहिती असणं गरजेचं आहे। एलिमेंट काय सांगतं, प्री ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, की ट्रान्झॅक्शन करण्यापूर्वी आपण काय काय प्रोविजन करणार आहोत, तर त्यामध्ये स्टॉक अवेलेबिलिटी। जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मेरे पास कुछ मटेरियल होना बहुत जरूरी है, रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं ना, तो उस स्टॉक को मुझे अवेलेबल करना है, जिसकी वजह से मेरा जो भी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो कंटिन्यू हो सकता है या उसमें कोई गैप नहीं आ सकता। टारगेट डिलीवरी डेट्स, जब भी मुझे वो सप्लाई करना है प्रोडक्ट तो उसके लिए कौन सी डिलीवरी डेट्स है, उस तरह से मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन का प्लानिंग करना है। रिस्पॉन्स टाइम टू क्वेरीज, अगर कोई क्वेरी आती है मार्केट से, कस्टमर से, तो मुझे उसके लिए कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्स देना है। बहुत बार क्वेरीज बहुत सारे बढ़ते जाते हैं और हम उन्हें रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाते या उसका कुछ अलग मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है, तो शायद कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पे होना ही है। रिटर्न कस्टमर सर्विस पॉलिसी, रिटर्न क्यों बताया, बहुत बार प्रॉमिसेस मार्केट में दिए जाते हैं लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, इसकी वजह से भी कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन होता है। तो प्री ट्रांजैक्शन यानी कि कस्टमर को सर्विस देने से पहले मुझे क्या करना है कि वो प्रोविजन करनी है, रिटर्न में होनी चाहिए। मेरी जो भी पॉलिसी है उसका मेरे पास प्रूफ होना, फिजिकल एविडेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। accessibility, that means you are easily available for your customers, म्हणजे accessible होना यानी कि आपके कस्टमर्स जब भी चाहे, जब भी उनकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आप अवेलेबल हो, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे तो असेसिबल नहीं है आपकी सर्विस, तो शायद कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पे भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन यानी कि जब भी आपको उस सर्विस को ट्रांसैक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है,
तो यहाँ पे आपको कौन सी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, इंडिकेटर पॉइंट्स क्या है, आपका परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर किया जाएगा। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर फिल रेट, आपका रेट कितना है ऑर्डर का, अगर डिलीवरी कर रहे हो कितने पैकेज आपके डिलीवर हो रहे हैं, उसके लिए आपकी ऑर्डर कितनी है, उसके साथ आपके रेट सिस्टम किस तरह की है, रेटिंग किस तरह का है, ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है, शिपमेंट डिलेस अगर हो रहे हैं तो उसके लिए कौन सी प्रोविजन है, ऑर्डर साइकिल टाइम क्या है आपका, एक ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ऑर्डर कितने दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो, ऑर्डर स्टेटस इंफॉर्मेशन है कि ऑर्डर को भेजते वक्त जो भी आपने मतलब कि ऑर्डर की जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन, उसका स्टेटस क्या है, ऑर्डर यहाँ से निकल चुकी है, अभी कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे, ये सब चीजों की जानकारी आपके पास होना बहुत बहुत जरूरी होगा। उसके दौरान ट्रांजैक्शन के दौरान प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशंस, एक प्रोडक्ट उसके साथ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कौन सा है, प्रोडक्ट ट्रेसिंग, ट्रेसिंग करना यानी मैंने जैसे बताया कि ऑर्डर का स्टेटस इंफॉर्मेशन क्या है, ऑर्डर कहाँ पे प्लेस हुई है, कौन से प्लेस पे है, कौन से लोकेशन पे है, और कितने दिन के अंदर आपको वो अवेलेबल हो सकती है, इसके बारे में जानकारी यानी कि प्रोडक्ट ट्रेसिंग भी करना आना चाहिए, वो भी टेक्नोलॉजी आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो शायद आपका परफॉर्मेंस बेटर है, आपकी सर्विस भी बेस्ट हो सकती है। पोस्ट ट्रांसैक्शन, ये जो आपको इंडिकेटर दिया हुआ है, इसके अंदर फर्स्ट कॉल फिक्स रेट, कॉलिंग के रेट उन्होंने बताया, कस्टमर कंप्लेंट्स किस तरह से आप हैंडल कर रहे हो, क्लेम्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है, कुछ एरर्स अगर आ रहे कस्टमर सर्विस के दौरान तो उसे हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, सर्विस अवेलेबिलिटी आपकी कैसी है, 24 आवर सर्विस है या कुछ टाइम लिमिटेशन आपने रखा है, उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा, वारंटी गारंटी पीरियड मेरा कितना है। तो ये क्या हुआ, पोस्ट ट्रांजैक्शन, एक बार मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी, उसके बाद की प्रोविजन जो है दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांजैक्शन सर्विस, यानी पोस्ट ट्रांजैक्शन की जो भी आपकी प्रोविजन है, तो ये मेरा इंडिकेटर पॉइंट है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती हूँ। कुछ लोग है जो इंक्वायरी पे सॉरी कस्टमर कंप्लेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे, कुछ रिकवरी नहीं हो रही, ओनली मैं क्या कर रही हूँ, सप्लाई करती जा रही हूँ कस्टमर के लिए सर्विस, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स कस्टमर को फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में ना मेरे पास कोई जानकारी है, ना इंफॉर्मेशन है, ना नॉलेज है, ना मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट हूँ, ना मेरे पास उसके लिए कोई प्रोविजन है, तो ऐसे हालात में कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो सकता है। इसके लिए इसमें उन्होंने जो एलिमेंट्स दिए कस्टमर सर्विस एलिमेंट्स, तो उसमें आपको प्री ट्रांसैक्शन, ट्रांसैक्शन और पोस्ट ट्रांसैक्शन इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ओके ना, ये समझा आपको। अभी आपको लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विस देखने हैं। लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विस क्या कहता है, अभी कस्टमर को जैसे हम बोलते हैं ना, किस लेवल तक जाके आप मेरी मदद कर सकते हो, लेवल यानी कि पोजीशन, यानी कस्टमर सर्विस अगर मुझे प्रोवाइड करनी है तो कस्टमर के लिए मैं किस हालत में, किस कंडीशन में, किस पोजीशन में वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरा काम, मेरा टास्क पर्टिकुलर कौन सा है, तो इनके इसके बारे में मेरे पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। मतलब किस लेवल पे जाके आप कस्टमर को वो सप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो यहाँ पे उन्होंने 3 टाइप्स दिए, 3 लेवल्स दिए उसमें कस्टमर सर्विस में। फर्स्ट वन इज दैट कस्टमर सर्विस एज एन एक्टिव्हिटी, कस्टमर सर्विस म्हणजे ही एक ऍक्टिव्हिटी आहे असं म्हटलंय, ऍक्टिव्हिटी असणं म्हणजे काय, दिस लेवल ट्रीट्स कस्टमर सर्विस एज अ पर्टिकुलर टास्क दैट द फर्म मस्ट अकम्प्लिश टू सैटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। फर्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो मेंशन की है इस एक्टिविटी में, कि ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका पहला काम है जो कि फर्म करने वाली है। फर्म को क्या करना है कि कस्टमर सर्विस इस तरह से प्रोवाइड करने हैं कि जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके, उसके नीड्स कंप्लीट हो सके। सो इट इज कॉल्ड एज एन एक्टिविटी। ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स व्हाट, ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, ये अगर कस्टमर सर्विस की एक्टिविटी मुझे कंप्लीट करनी है
ऑर्डर प्रोसेसिंग उसमें आता है, बिलिंग आता है, प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं एंड क्लेम्स हैंडलिंग आर ऑल टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ दिस लेवल ऑफ कस्टमर हैंडलिंग। मुझे ओनली सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है या मुझे ओनली अगर कस्टमर के नीड्स कंप्लीट करने हैं तो इसके लिए मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, तो उस सर्विस के दौरान मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड किया है कि ऑर्डर प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, बिलिंग किस तरह की, बिलिंग सिस्टम आपकी किस तरह की, आपने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम रखी है या बिल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन कौन से चार्ज उसमें लगाए जाते हैं, सब कुछ कैसे होना चाहिए कि ऑन स्टेज होना चाहिए, मतलब आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि ये रेट क्यों लगाया मैंने बिलिंग सिस्टम में। प्रोडक्ट रिटर्न यानी कि अगर कभी रिटर्न भी हुआ प्रोडक्ट किसी एरर की वजह से तो शायद उसमें भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। कस्टमर कुछ क्लेम्स करते आपके सर्विस के ऊपर, तब भी आपको हैंडलिंग करना आना चाहिए। अगर प्रॉपर हैंडलिंग सिस्टम आपके पास नहीं है तो शायद आप क्या नहीं कर रहे हो, उस एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर रहे हो। इज दैट क्लियर? Customer service departments which basically handle customer problems and complaints also represent this level of customer service. कस्टमर सर्विस का मीनिंग ओनली सप्लाई करना, डिलीवर करना, बिलिंग करना इतना ही नहीं है, तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का एक अदर रोल भी है दैट कुड बी हैंडल कस्टमर प्रॉब्लम्स आल्सो। कस्टमर के जितने भी कंप्लेंट्स है उसे भी मुझे हैंडल करना है और ये भी एक कस्टमर सर्विस की लेवल है। सो इट इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग, सेकेंड लेवल क्या है कि एक्टिविटी तो हमने सब पढ़ लिए कि कस्टमर एक्टिविटी किस तरह से किए जाएंगे, उसकी लेवल कहाँ तक होगी। सेकेंड थिंग बता रहे कि कस्टमर सर्विस एज अ परफॉर्मेंस मेजर्स। सर्विस प्रोवाइड करते वक्त यहाँ पे भी आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस को मेजर करना है। अभी कौन सी एक्टिविटी के दरम्यान कौन सा पार्ट जो है, कौन सा एम्प्लॉय जो है, आपका चैनल पार्टनर है या अदर कोई जो है कि जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसका परफॉर्मेंस किस तरह का है, वेयर हाउसिंग कौन कर रहा है, वेयर हाउसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, तो लॉजिस्टिक जो भी फंक्शनिंग कर रहा है यहाँ पे कस्टमर सर्विस में, तो हर एक इसका परफॉर्मेंस मेजर करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स सम मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग हाउ वेल द लॉजिस्टिक सिस्टम इज फंक्शनिंग। लॉजिस्टिक सही तरह से काम करता है या नहीं कर रहा है, इसका नॉलेज मेरे पास होना जरूरी है। इसके लिए मुझे यहाँ पे